कहना चाह रहे हैं बेटे? नहीं कुछ नहीं मैम। शुरू करें आफाक? ठीक है बेटे, मैंने आप लोगों के साथ अपनी स्क्रीन शेयर की है जहां पर मैंने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है जो कि शेयर की है। आफाक, कैन यू सी दैट? यस मैम, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। जी एग्जैक्टली आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जैसे कि पिछले लेक्चर्स में आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है इसके अंदर जो मेन उसकी बैकबोन होती है उसके अंदर एक सर्टेन लीनियर सीक्वेंस होता है अमाइनो एसिड्स का, राइट? अब ये जो लीनियर सीक्वेंस है ये आगे जाके कोई रैंडम 3 डायमेंशनल रैंडम किस्म का स्ट्रक्चर नहीं अरेंज करता, बल्कि इसके अंदर एक खास रेगुलर किस्म की अरेंजमेंट पाई जाती है अमाइनो एसिड्स की। और ये जो अरेंजमेंट है जो कि मतलब लीनियर चेन के अंदर लेटर ऑन पाई जाती है, दिस इज टर्म्ड एज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। आगे इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं जिसके अंदर हमारे पास अल्फा हेलिसेस आ जाती हैं, हमारे पास बीटा शीट्स आ जाती हैं, बीटा टर्न्स आ जाते हैं। ये तमाम एग्जांपल्स हैं जी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये अल्फा हीलिक्स क्या होती है, और ये अल्फा हीलिक्स जो सी है ये आगे डिफरेंट टाइप्स मैंने आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। अल्फा हीलिक्स होती क्या है और ये अल्फा हीलिक्स बनती कैसे है, इसकी क्या खास प्रॉपर्टीज हैं, और ये क्या इसका रोल है इन डिटर्मिनिंग दी 3 डायमेंशनल या 3D जो शेप है प्रोटीन के उसके फंक्शन के अंदर, उसका क्या रोल है। अब अगर हम हेलिक्स की बात करें तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो बहुत सी डिफरेंट टाइप की हेलिसेस को बना सकती है नेचर के अंदर, लेकिन जो सबसे ज्यादा कॉमन हेलिस पाई जाती है दैट इज कॉल्ड एज अल्फा हेलिक्स। ये एक स्पाइरल स्ट्रक्चर है। आप लोगों ने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, डीएनए का स्ट्रक्चर जिस तरह स्पाइरल है इसी तरह ये प्रोटीन का जो हमारे पास बेस स्ट्रक्चर है पॉलीपेप्टाइड का अल्फा हेलिक्स, दिस इज आल्सो अ स्पाइरल स्ट्रक्चर। टाइटली पैक्ड है इसके अंदर अमाइनो एसिड, कॉइल्ड हैं पॉलीपेप्टाइड बैकबोन इसके अंदर जो सेंट्रल इसकी कोर है ये इट इज टाइटली कॉइल्ड। इसके अलावा हमें पता है कि जो अमाइनो एसिड के अंदर साइड चेन्स पाई जाती हैं। अब साइड चेन्स का इनका क्या इनकी पोजीशन होती है अल्फा हेलिक्स के अंदर, ये तमाम साइड चेन्स बाहर की तरफ एक्सटेंड कर रही होती हैं। यहाँ पर आप देखिए कि आपके सामने एक हाइड्रोजन बॉन्ड है जो कि बना हुआ है, और इस हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है बिटवीन दी ऑक्सीजन ऑफ द कार्बोनाइल कार्बन और हमारे पास जो अमाइड ग्रुप था इसके बीच में जो इसका जो नाइट्रोजन था, ये जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व था, इसका जो नाइट्रोजन है मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसी तरह ऑक्सीजन के पास भी हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ये हमारे पास जो पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो ग्रुप है इसके बीच में और जो हमारे पास जो कार्बोनाइल कार्बन की ऑक्सीजन है इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है ये रिजल्ट में अल्फा हेलिक्स बनाता है। अब ये अल्फा हेलिक्स कहाँ कहाँ पे पाई जाती है इन जनरल में अगर आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पर ज्यादातर जो फाइब्रस प्रोटीन होती हैं, फाइबर्स की फॉर्म में जो स्ट्रेट चेन की फॉर्म में प्रोटीन्स होती हैं उनके अंदर अल्फा हेलिक्स पाई जाती है। इसके एग्जाम्पल हमारे पास कैराटिन है। कैराटिन एक प्रोटीन है जो कि नेचर के अंदर हेयर के अंदर पाई जाती है, स्किन के अंदर पाई जाती है, इसके अलावा जो हॉर्न्स होते हैं या हूफ्स होते हैं उनके अंदर पाई जाती है। ये एक बहुत ही रिजिड किस्म की प्रोटीन है और इसके अंदर मेन जो स्ट्रक्चर होता है वो मेन अल्फा हेलिक्स होती है। और ये अल्फा हेलिक्स ना सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड बल्कि डाइसल्फाइड बॉन्ड जो कि सिस्टीन रेजिड्यूज की वजह से होता है। आप लोग सिस्टीन का स्ट्रक्चर आप जानते हैं, उसके अंदर सल्फाइड्राइल एसएच ग्रुप मौजूद था और जब दो सिस्टीन मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे तो वो हाइड्रोजन को रिमूव करके दो सल्फर्स के बीच में एक बॉन्ड बना देंगे, दैट इज कॉल्ड ए डाइसल्फाइड बॉन्ड। क्योंकि ये सल्फर के बीच में है इस वजह से इस नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड को हम डाइसल्फाइड बॉन्ड कहते हैं, राइट? तो ये हमारी जो अल्फा हेलिक्स होती है इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैंने कैराटिन की आपको एग्जांपल दी, फाइब्रस प्रोटीन के अंदर नॉर्मली पाई जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर अल्फा हेलिक्स नहीं पाई जाती। जो मेन स्ट्रक्चर है बहुत सी ग्लोबुलर प्रोटीन का उनके अंदर भी जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था कि अमाइनो एसिड स्ट्रक्चरल हायरार्कीज अडैप्ट करते हैं। सबसे पहले लीनियर सीक्वेंस है जहां पर पेप्टाइड बॉन्ड है, उसके बाद इनके अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर जिसके ना अल्फा हेलिक्स होती हैं या बीटा प्लेट शीट्स होती हैं वो बनाते हैं, और उसके बाद ये जो इनके बाद अगले लेवल्स हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के जो कि फाइनली एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं मॉलिक्यूल का। तो हमारे पास एग्जांपल है जी मायोग्लोबिन जो कि एक ग्लोबुलर प्रोटीन है। ये रिजिड नहीं होती, ये फ्लेक्सिबल मॉलिक्यूल है और इसके अंदर भी अल्फा हेलिसेस पाई जाती हैं। अब वो फोर्सेस जो कि इन को स्टेबलाइज करते हैं, यहाँ पर आप स्ट्रक्चर के अंदर देख सकते हैं, आई थिंक यू कैन सी माय माउस, आई थिंक यस, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जी कि ये
यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है, तो हमारे पास जो फर्स्ट फोर्स जो कि इसको स्टेबलाइज कर रही है दैट इज ए हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस के बीच में मौजूद है, यू कैन सी हियर, यहाँ पर कार्बोनाइल ऑक्सीजन है और अमाइड के हाइड्रोजन है और जो कि पॉलीपेप्टाइड की बैकबोन बना रहे हैं। सो ये हाइड्रोजन और ये पैरेलली एक्सटेंडेड होते हैं टू द स्पाइरल फॉर्म ऑफ द कार्बोनाइल ऑक्सीजन। मतलब इनकी अरेंजमेंट इस तरह की होती है कि हमारे पास जितने भी आगे मैं नेक्स्ट आपको स्लाइड के अंदर भी दिखाऊंगी कि विद इन अ चेन हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। इसको हम इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड भी कह सकते हैं। सो हमारे पास फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्डिंग जो कि स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करती है दैट इज ए हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। सेकेंड, हम इसके अंदर अगर ये जो अल्फा हेलिसेस हैं इनका हम स्ट्रक्चर देखें, ये तो आगे इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, राइट। अगर अल्फा हेलिसेस का हम स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर कितने अमाइनो एसिड्स पाए जाएंगे पर टर्न। आपने बुक्स में पढ़ा होगा जी 3.6 अमाइनो एसिड। 3 तो समझ आते हैं जी, 0.6 का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि एक टर्न के अंदर ऑलमोस्ट 3 से 4 अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। फोर्थ अमाइनो एसिड को हम कंप्लीटली इंक्लूड नहीं करते। आई मीन जो स्पेस वो ऑक्यूपाई करता है वो कंप्लीटली फोर्थ अमाइनो एसिड का पूरा जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि उसका जो मेन जो स्ट्रक्चर है जो कि पेप्टाइड बॉन्ड के अंदर इन्वॉल्व है वो उसके अंदर इन्वॉल्व होता है, राइट। जो उसकी साइड चेन है उसको हम उस स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड नहीं करते। प्लीज बेटे जरा 1 मिनट, एक्सक्यूज मी फॉर जस्ट 1 मिनट। जी ओके, तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि इसके अंदर जो एक टर्न है अल्फा हेलिक्स का जो आप यहाँ पर देख रहे हैं उसके अंदर अराउंड 3.6 अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, राइट। इसका मतलब है सिंस यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो एक इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड है, मतलब एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड के बीच में बॉन्ड है। इसका मतलब कि चेन का जो फर्स्ट अमाइनो एसिड है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है विद ऑलमोस्ट थर्ड या फोर्थ रेजिड्यू विच इज अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट अमाइनो एसिड। मतलब पहले अमाइनो एसिड से तीसरे या चौथे नंबर के ऊपर जो अमाइनो एसिड मौजूद होता है उसके साथ ये अल्फा हेलिक्स के अंदर विद इन इंट्राचेन हाइड्रोजन बॉन्ड इसके अंदर बनता है, ठीक है। अब ये जो अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर है ये एक स्मूथ स्ट्रक्चर है, एक स्पाइरल स्ट्रक्चर है। इसके अंदर किसी किस्म की डिस्ट्रप्शन आपको नजर नहीं आ रही। लेकिन हमारे पास बहुत से अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो कि इस स्ट्रक्चर के अंदर फिट इन नहीं होते। वो कौन कौन से अमाइनो एसिड हो जाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आप लोगों को एक अमाइनो एसिड जिसको इम्यूनो एसिड भी कहा जाता है, प्रोलीन की एग्जांपल दी थी आपको। प्रोलीन के अंदर आपको पता है कि वहां पर उसका जो कार्बोनाइल कार्बन था, अल्फा कार्बन था, और उसके जो अमाइनो ग्रुप था वो सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप मौजूद था। आपको याद है ना कि उसके स्ट्रक्चर के अंदर क्या था कि अल्फा जो हमारे पास सेंट्रल कार्बन था उसके साथ एक कार्बोनाइल ग्रुप था और जो अमाइनो ग्रुप था उसने एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाया हुआ था। तो अगर अल्फा हेलिक्स के अंदर एक प्रोलीन मॉलिक्यूल आ जाएगा तो वो जो स्मूथ ज्योमेट्री आपको यहाँ पे नजर आ रही है वो स्मूथ ज्योमेट्री उसको रहने नहीं देता। और ये क्या करता है कि ये इस अल्फा हेलिक्स के अंदर एक किंक किंक समझ रहे हैं ना, कि एक कोना एक नुक्कर निकाल देता है, ठीक है। मतलब ये कि अगर प्रोलीन मौजूद होगा या प्रोलीन जैसे मतलब प्रोलीन का नंबर अगर इंक्रीज हो जाएगा एक अमाइनो एसिड की चेन के अंदर तो उसके अंदर किंक्स या फिर इसके कोने निकले होंगे, राइट। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई ऐसा अमाइनो एसिड है जिसके ऊपर एक चार्ज मौजूद है, फॉर एग्जाम्पल हमने एसिडिक अमाइनो एसिड पढ़े थे और बेसिक अमाइनो एसिड पढ़े थे जिसके अंदर ग्लूटामेट था, एस्पार्टेट था, हिस्टिडीन, लाइसिन था या आर्जिनिन था जो कि बेसिक अमाइनो एसिड थे। ये क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर एसिडिक या बेसिक होंगे तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। इसका मतलब कि वो क्या करेंगे, इस हीलिक्स के अंदर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक इसके अंदर रिपल्शन प्रोड्यूस होगी या फिर अट्रैक्शन प्रोड्यूस होगी। तो ऐसे भी अगर अमाइनो एसिड इस चेन के अंदर अल्फा हीलिक्स के अंदर पाए जाएंगे तो वो क्या करेंगे, इसके स्मूथ स्ट्रक्चर की ज्योमेट्री को डिस्टर्ब कर देंगे। सेकेंडली, अगर हमारे पास कोई ऐसा अमाइनो एसिड है जिसका साइज बहुत बड़ा है, फॉर एग्जांपल हमें पता है कि ट्रिप्टोफैन, वेलिन या फिर आइसोल्यूसिन की अगर मैं बात करूं तो ये बल्कि साइड चेन वाले अमाइनो एसिड मौजूद हैं। अगर किसी भी अल्फा हेलिक्स के अंदर इस तरह के अमाइनो एसिड ज्यादा क्वांटिटी के अंदर या फिर साथ साथ पाए जाएंगे तो रिजल्ट में क्या होगा कि इसकी ये जो स्मूथ अल्फा हेलिक्स आपको नजर आ रही है ये इस तरह की नहीं होगी, राइट।
तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्मूथ अल्फा हेलिक्स है। अगर हम कॉइलिंग की तरफ देखें तो हमारे पास नेचर के अंदर दो तरह की कॉइलिंग हो सकती है, राइट हैंड कॉइलिंग भी हो सकती है, लेफ्ट हैंड कॉइलिंग भी हो सकती है। अल्फा हेलिसेस जो है ये तमाम प्रोटीन जो मेमेलियन सेल के अंदर पाई जाती हैं, दे आर ऑल इन तमाम के अंदर राइट हैंड की कॉइलिंग पाई जाती है। यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है जी कैराटिन और मायोग्लोबिन की, जिनके अंदर दोनों के अंदर मैंने आपको बताया कि अल्फा हेलिक्स मौजूद है। कैराटिन जो कि हमारे बालों के अंदर भी पाए जाते हैं, यहाँ पर मौजूद ये जो हमारे जो बाल स्ट्रेट होते हैं या फिर जो करली बाल होते हैं उसकी मैं आपको इनफैक्ट आई विल गिव यू वेरी स्मॉल असाइनमेंट रिलेटेड टू दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि जो हमारी कैराटिन जो हमारे बालों के अंदर पाई जाती है वो कैराटिन क्या करती है, वो हमारे बालों को करली होने में या स्ट्रेट होने में उनका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, डाइसल्फाइड ब्रिज की फॉर्मेशन जो उसमें होती है। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू गिव यू अ लिटिल 1-2 नंबर की असाइनमेंट, या फिर जस्ट नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आप लोगों से पूछूंगी कि अल्फा के जो कैराटिन है इसके अंदर जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है ये हमारे बालों की स्ट्रेटनिंग या कर्लिंग के अंदर इनका क्या रोल है। कल मैं आप लोगों से इसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछूंगी। ओके, सो आप लोगों ने इसको पढ़ना है। सेकंड, यहाँ पर मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं जिसके अंदर ऑलमोस्ट एंटायरली अल्फा हेलिसेस मौजूद है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि कहीं कहीं टर्न्स मौजूद है। मेरा माउस आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक टर्न नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको एक टर्न नजर आ रहा है। ये वो टर्न्स या किंक्स हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं उन तमाम अमाइनो एसिड्स की वजह से जो कि या तो प्रोलीन हो या चार्ज हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन या अट्रैक्शन प्रोड्यूस कर रहा हो, या फिर जिसके अंदर एक बल्कि साइड चेन मौजूद हो। राइट, तो ये हमारी थी जी अल्फा हेलिक्स। नेक्स्ट हम आते हैं जी अपनी बीटा प्लेटेड शीट्स के ऊपर। बीटा शीट्स हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर की एक सेकेंडरी टाइप है। यहाँ पर भी हमारे पास जो इंडिविजुअल चेन है उसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड मौजूद है, लेकिन आप देखिए कि ये पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो बिटवीन टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं। ये विद इन अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन भी हो सकती है, लेकिन अगर हम बीटा प्लेटेड शीट को देखें तो ये हेलिक्स की तरह टर्न नहीं होती बल्कि ये प्लीटेड होती है। अगर इसको सरफेस से देखे जाए तो इसके ना उतार चढ़ाव तो जरूर होते हैं, लेकिन ये दो स्ट्रेट चेन्स होती हैं। अगर हम बीटा शीट और अल्फा हेलिक्स को आपस में कंपेयर करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो अल्फा हेलिसेस हैं, ये अल्फा हेलिक्स के जो सी हैं उनके अंदर टर्न्स मौजूद थे, जबकि बीटा शीट्स के अंदर क्या होती है, और अल्फा हेलिक्स के अंदर सिंगल एक पॉलीपेप्टाइड चेन मौजूद होती है, और विद इन दिस सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है अमाइनो वाले हाइड्रोजन और कार्बोनाइल वाले ऑक्सीजन के बीच में। जबकि बीटा शीट्स के अंदर क्या होता है, ये एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर भी हो सकती है, एक सिंगल चेन के बीच में हो सकती है, लेकिन इसके अंदर एक से ज्यादा पेप्टाइड चेन्स या भी हो सकती हैं जो कि आपस में लिंक्ड होती हैं। आप राइट साइड पे देखिए, आपके पास चेन्स मौजूद हैं जो कि पैरेलल और एंटी पैरेलल हैं। यहाँ पर दो चेन्स हैं, पैरेलल और एंटी पैरेलल। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एन टर्मिनल होता है वो इसका स्टार्ट पॉइंट होता है, और जो सी टर्मिनल होता है वो उसका एंड पॉइंट होता है। तो एन से स्टार्ट हो रही है वो वापस, वो अगर दोनों चेन्स जो आपस में लिंक्ड है विद द हेल्प ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्ड, अगर दोनों का जो स्टार्ट पॉइंट है या एंड पॉइंट है वो एक साइड पे है तो दीज आर पैरेलल, और अगर एक का एंड टर्मिनल दूसरे के सी टर्मिनल के साथ है तो दीज आर एंटी पैरेलल बीटा शीट्स। राइट, अब ये यहाँ पर अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो वी कैन से कि यहाँ पर जो बॉन्ड्स मौजूद हैं दीज अगर विद इन तो हम उसको कहेंगे इंट्रा, और अगर बिटवीन टू चेन तो हम कहेंगे इंटर चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है इन केस ऑफ बीटा शीट्स। राइट, अगर अभी तक आपको कोई चीज समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बीच में अगर आप बैठे आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताती चलूं, क्योंकि आप लोग मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, एक और चीज मैं आपको बताती चलूं कि जो हमारी ये जो बीटा प्लेटेड शीट्स होती हैं, मैंने आपको बताया कि ये जो बीटा प्लेटेड शीट्स है, जैसे कि आप इधर राइट साइड के ऊपर देख सकते हैं, सॉरी राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर ये इसकी प्लेट्स मौजूद हैं। ठीक है, ये उतार चढ़ाव इसके अंदर मौजूद है। ये जो शीट्स होती हैं ये भी ट्विस्टेड या टर्न्ड हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि ये हमेशा स्ट्रेट होती हैं। दे कैन ऑल्सो बी ट्विस्टेड, और they can also be turned, और they can also be curled। ठीक है, तो ये जो हमारे पास कॉइलिंग, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हेलिकल फॉर्म पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर बहुत सी पाई जाती है, लेकिन अल्फा हेलिक्स मेन पेप्टाइड के अंदर मौजूद है, और ये हमारे पास बीटा प्लेटेड शीट के फॉर्मेशन के बाद इसके अंदर कोई टर्न मौजूद हो सकता है। आप यहाँ पर फिगर के अंदर जो ये राइट साइड के ऊपर फिगर है इसके अंदर बी पार्ट को देखिए, हमारे पास एरो जो बनाया गया है, इसके अंदर एरो की जो टेल है वो एन टर्मिनल है, और जो इसका हेड है ये सी टर्मिनल है।
साथ में देखें एक और जोन सी जो एंटी पैरेलल है, जिसके अंदर सी के अगेंस्ट एन है और एन के अगेंस्ट सी है। ये यहाँ पर हमारे पास दो डिफरेंट पेप्टाइड्स हैं जो कि आपस में लिंक्ड है विद द हेल्प ऑफ दिस बीटा प्लेटेड शीट बना रही हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए कि सी फिगर के अंदर एक ही है, लेकिन यहाँ पर ये लूप्स मौजूद हैं। अच्छा, अब ये जो लूप्स हैं, ये टर्न्स हैं, ये क्या चीज़ है, मैंने आप लोगों को बता दिया था कि इसके अंदर अगर वो स्पेशल अमाइनो एसिड जैसे कि प्रोटीन हो गया या फिर बल्कि ग्रुप्स वाले हो गए, ये अगर मौजूद हो तो ये किंक्स प्रोड्यूस करते हैं या फिर इसके अंदर टर्न्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इन टर्न्स को या फिर इन किंक्स को हम एक खास नाम देते हैं। इनको बीटा बैंड्स भी कहा जाता है, रिवर्स टर्न्स भी कहा जाता है, या फिर ये इनको हम बीटा टर्न्स भी कहते हैं, ठीक है। और ये किस लिए इंपॉर्टेंट होते हैं? ये इंपॉर्टेंट होते हैं जी प्रोटीन के फाइनल 3 डायमेंशनल शेप के लिए। ये प्रोटीन को एक ग्लोबुलर या कॉम्पैक्ट किस्म का स्ट्रक्चर देते हैं। और ये जो टर्न्स होंगे नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम ये यहाँ पर पोलर या चार्ज रेजिड्यूज मौजूद होते हैं, इस वजह से ये हमेशा ग्लोबुलर प्रोटीन की सरफेस के ऊपर मौजूद होगी। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा अमाइनो एसिड होगा जो कि मतलब अगर किसी हाइड्रोफोबिक इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद है, वो ऑब्वियसली उसके सेंटर या कोर के अंदर मौजूद होगा। लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो किंग्स होते हैं, इनके अंदर जनरली कौन कौन से अमाइनो एसिड पाए जाते हैं जो कि सरफेस के ऊपर मौजूद है। क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट है, मतलब जो सेल का इन्वायरमेंट है, उसके अंदर देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर, पोलर इन्वायरमेंट है, तो दीज आर द बैंड्स आर नॉर्मली और जनरली दे आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ एनी प्रोटीन। अब इन किंग्स के अंदर कौन कौन से अमाइनो एसिड हो सकते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रोलीन हो सकता है। इसके अलावा इसके अंदर वो अमाइनो एसिड हो सकते हैं जिनका जो साइड चेन है बहुत ही छोटी है। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट हमारा अमाइनो एसिड है ग्लाइसिन, ठीक है, उसके अंदर भी क्योंकि साइड चेन बहुत स्मॉल है, इस वजह से वो इस जगह पर समझ लें कि पोजीशन संभाल सकता है, इस वजह से वो अमाइनो एसिड यहाँ पर पाया जाएगा। अब इसके अलावा हमारी जो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, इनके अंदर एक तो मैंने आपको बताया कि इनके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर या तो अल्फा हीलिक्स होंगी या बीटा प्लेटेड शीट्स होंगी, और ये स्ट्रक्चर रिपीट हो रहे होते हैं एक रेगुलर स्कीम के तहत किसी भी प्रोटीन के अंदर, अल्फा हीलिक्स और बीटा शीट। कुछ इसके अंदर स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि लूप्स हैं या टर्न्स हैं, ये रिपीटेटिव नहीं होते लेकिन दे आर प्रेजेंट, right, because of the presence of a certain type of amino acid. इनको हम नॉन रेपिटेटिव सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। ये रैंडमली मौजूद नहीं होती, इनकी भी जो प्रेजेंस है उसकी एक खास इंपॉर्टेंस है। अब ये जो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इन्होंने एक खास सिमेट्री अपनाई है, इनको हम सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए खास नाम भी इस्तेमाल किया जाता है बायोलॉजी के अंदर या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर, दैट इज कॉल्ड अ मोटिफ। जितनी भी हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, इनके अंदर रिपीटेटिव सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स जिसके ना अल्फा हेलिक्स थी, बीटा शीट्स थी और नॉन रिपीटेटिव ये टर्न्स वगैरह थे, इसके अलावा इनके अंदर ये सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स भी पाए जाते हैं और इन सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को हम मोटिव कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास इस फिगर के अंदर आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ किस्म के एक बीटा हेयर पिन मोटिव है, ग्रीक फिंगर मोटिव है, then we have psi loop motif, then we have beta meander motif। तो ये जो मोटिव हैं, इन तमाम की एक सर्टन ज्योमेट्री होती है, एक सर्टन इनके अंदर ये इनकी शेप होती है जो कि समझ लें कि ये कंजर्व्ड शेप है, ठीक है, जो कि जिसके अंदर कोई चेंज नहीं आता, दैट्स वाई इनको इस मोटिव का नाम दिया गया। अब ये जो मोटिव होते हैं, इनका रोल क्या है? यू नो कि हमारी जितनी भी डीएनए है उसकी जब ट्रांसक्रिप्शन होती है, ट्रांसलेशन होती है, तो उस ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के अंदर क्या होता है, खास प्रोटीन होती है जो कि जाके इसके साथ बाइंड करती है, डीएनए के साथ बाइंड करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ट्रांसक्रिप्शन की बात करूं तो ट्रांसक्रिप्शन के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है जो कि डीएनए के साथ जाके बाइंड करती है? आप लोगों ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टार्ट तो कर दी होगी, आपको डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन के बारे में तो पता होगा। ट्रांसक्रिप्शन के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है जो कि डीएनए के साथ जाके बाइंड करती है? जी, नो आइडिया। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के बारे में सुना है आपने? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के बारे में सुना है बेटे आप लोगों ने? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स वो स्पेशल किस्म की प्रोटीन्स होती हैं बेटे जो कि जाके डीएनए के साथ बाइंड करते हैं, ठीक है। डीएनए के साथ बाइंड करने के लिए जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं, उनके अंदर एक खास रीजन होता है जो कि डीएनए को काबू कर सकता है या बाइंड कर सकता है या रिकॉग्नाइज कर सकता है कि ये इसका प्रोमोटर सीक्वेंस है, इसके साथ जाके हमने बाइंड करना है। ये जो मोटिव्स होते हैं, ये वो डीएनए बाइंडिंग रीजन होते हैं
डीएनए की जब प्रोटीन के साथ बाइंडिंग होती है, प्रोटीन जैसे कि मैंने बताया कि एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इज ए प्रोटीन, इसका कौन सा पार्ट है जो कि डीएनए के साथ जाकर बाइंड करेगा, वो वाला पार्ट जिसके अंदर एक खास मोटिफ पाया जाता है। जो ज्यादातर जो प्रोटीन्स होती हैं उनके अंदर वो रीजन जो जाके डीएनए के साथ बाइंड करता है, उस मोटिफ का नाम हीलिक्स लूप हीलिक्स मोटिफ है, जो आप यहाँ पर फर्स्ट फिगर के अंदर, यहाँ पे ग्रे वाली फिगर के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं। दिस इज हीलिक्स लूप हीलिक्स। ये ज्यादातर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के अंदर पाया जाता है। ओके, आगे हम मूव करते हैं जी। हमारे पास आ जाता है जी टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर मैंने आपको बताया अल्फा हेलिक्स थी, बीटा शीट्स थी, नॉन रिपीटेटिव हमारे पास टर्न्स थे, इसके अलावा हमारे पास सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स थे जिनको हमने मोटिफ का नाम दिया था। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लेवल ऑफ हिरार्की आता है, जो कि डिटरमिन कैसे होता है, कैसे डिसाइड किया जाता है जी टर्शरी लेवल बनेगा। इस टर्शरी जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये डिपेंड करती है प्राइमरी और सेकेंडरी पॉलीपेप्टाइड चेन की ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। मतलब अमाइनो एसिड का सीक्वेंस, बीच में अल्फा हेलिक्स मौजूद है, बीटा शीट मौजूद है या नहीं मौजूद है, कौन सा इसके अंदर मोटिफ पाया जाता है, ये तमाम चीजें डिटरमिन करती हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, जिसको हम टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। ओके, अब ये जो हमारे पास प्रोटीन है, क्योंकि बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर ये मौजूद है, साइटोसोल के अंदर मौजूद है या न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर मौजूद है, इसका मतलब ये कि ये एक एक्वस इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद है। अब एक्वस एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद होंगी, इसका मतलब है कि जितनी भी हमारे पास हाइड्रोफोबिक साइड चेन होगी वो इंटीरियर या कोर के अंदर चली जाएंगी, और जो हाइड्रोफिलिक इसके रीजन हैं वो सरफेस के ऊपर मौजूद होंगे। अगर हम टर्शियरी स्ट्रक्चर की बात करें तो वहां पर हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जो कि आप लोगों को आनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, डोमेन क्या होता है? डोमेन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर या टर्शरी स्ट्रक्चर का एक मेन कंपोनेंट है, जिसको हम फंडामेंटल या फिर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चरल यूनिट कह सकते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन का। किसी भी एक पॉलीपेप्टाइड चेन का 3 डायमेंशनल यूनिट जिसका एक फंडामेंटल फंक्शन हो, दैट इज कॉल्ड अ डोमेन, राइट। पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर, जैसे कि अगर मैं किसी एक चेन की बात करूं जिसके अंदर 200 अमाइनो एसिड एटलीस्ट अगर मौजूद है, जनरली 200 से या 100 से ज्यादा ही अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं, उनके अंदर 2 या 3 से ज्यादा डोमेन्स हमेशा मौजूद होते हैं, ठीक है। और ये डोमेन की जो सेंट्रल कोर होती है वो किस चीज से बनी होती है? वो मोटिफ से बनी होती है। उसके अंदर 2-3 मोटिफ होते हैं जो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, और उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन से हमारे पास एक डोमेन बनता है जिसके पास फंक्शनैलिटी होती है, उसके पास एक एक्टिविटी होती है, एक फंक्शन होता है जो कि उसने परफॉर्म करना होता है, राइट। डोमेन की फोल्डिंग किसी भी पेप्टाइड चेन की फोल्डिंग से इंडिपेंडेंट होती है। इसका मतलब ये कि ये नहीं है कि अगर अल्फा हेलिक्स है तो इसके अंदर यही वाली टाइप के मोटिफ इसी तरीके से कंबाइन करेंगे। पॉलीपेप्टाइड चेन की सेंट्रल अल्फा या बीटा हेलिक्स किसी भी किस्म की हो सकती है, और उसके डोमेन या उसके मोटिव्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उससे डिफरेंट हो सकती हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन्स के डोमेन डिफरेंट होते हैं, फाइबर्स प्रोटीन के डोमेन्स डिफरेंट होते हैं। अब ये जो हमारे पास टर्शियरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, इसके अंदर भी कुछ स्टेबलाइजिंग फोर्सेस हैं, जो ये मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो कि इस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करती हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक्वस एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद है। तो कौन सी फोर्सेस हैं जो कि इंटरैक्ट करती हैं, रिजल्ट के अंदर यहाँ पर ये फाइनल शेप बनाती हैं। 4 मेन फोर्सेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डाइसल्फाइड बॉन्ड, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि कोवेलेंट बॉन्ड की एक फॉर्म है। सल्फाइड्राइल ग्रुप, जितने भी सिस्टीन रेजिड्यूज मौजूद होंगे, जब भी वो एक दूसरे के करीब आएंगे तो वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे और रिजल्ट के अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाएंगे, ठीक है। और ये डाइसल्फाइड बॉन्ड एक इंपॉर्टेंट बॉन्ड है जो कि हमारे 3 डायमेंशन या टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को मेंटेन करता है और इसको डीनेचर होने से बचाता है। इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल आ जाती है जी इम्यूनोग्लोबुलिन्स की, जो हमारी एंटीबॉडीज होती हैं, उनके अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स पाए जाते हैं, और अगर ये डाइसल्फाइड बॉन्ड डिस्ट्रप्ट हो जाए तो हमारी इम्यूनोग्लोबुलिन्स या एंटीबॉडीज अपनी एक्टिविटी को छोड़ देंगी। दूसरी हमने, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारे पास अमाइनो एसिड्स की डिफरेंट टाइप हैं, इन अमाइनो एसिड की डिफरेंट टाइप्स के अंदर वी आल्सो हैव हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस। हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस वो तमाम साइड चेन्स जिनके अंदर मौजूद होंगी जी, वो तमाम अमाइनो एसिड मौजूद होंगे जो कि नॉन पोलर हैं, वो तमाम इंटीरियर की तरफ चले जाएंगे। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई बच्चा है पसंद नहीं है, लेकिन मैं आपको ग्रुप में डाल देती हूँ और मैं कहती हूँ जी तुम दोनों मिलके काम करोगे तो मैं तुम लोगों को
नंबर दूंगी, अगर मिल के काम नहीं करोगे तो मैं आपको फेल कर दूंगी, तो आपको मजबूरन उसके साथ रहना पड़ता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन में क्या होता है कि जितने भी नॉन पोलर साइड चेन्स होती हैं उनको मजबूरन एक दूसरे के साथ रहना पड़ता है, क्योंकि बाहर वाला जो सा पोलर एनवायरनमेंट है उसके अंदर वो नहीं आ सकती। तो यहाँ पर थ्री डायमेंशनल जो शेप है, इसके अंदर जो सेकंड इंपॉर्टेंट फोर्स है जो कि इसको मेंटेन करती है, दीज आर दी हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। थर्ड, मैंने आपको बताया कि साइड चेन के अंदर पोलर ग्रुप भी हो सकते हैं, ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन बाउंड हाइड्रोजन भी हो सकता है, और नाइट्रोजन बाउंड जो हाइड्रोजन होता है वो ऑब्वियसली वो इट गेट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इसके अलावा हमारे पास अमाइनो एसिड्स है, फॉर एग्जांपल सीरीन है, थ्रियोनीन है, इनके ऊपर अल्कोहल ग्रुप मौजूद होता है, और इन तमाम की वजह से क्या होता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो बनाने की इनके पॉसिबिलिटी मौजूद होती है। कार्बोनाइल ऑक्सीजन है, या ये तमाम ग्रुप्स क्या करते हैं, पोलर ग्रुप्स जो कि हमारे पास प्रोटीन की सरफेसेस के ऊपर आएंगे, और ये क्या करेंगे, ये प्रोटीन की स्टेबिलिटी करेंगे एक्वस एनवायरनमेंट के अंदर। थर्ड, उसके बाद फोर्थ हमारे पास आती है जी आयनिक इंटरेक्शन। हमारे पास अमाइनो एसिड्स एसिडिक और बेसिक भी मौजूद है, आपको पता है एस्पार्टेट हो गया, ग्लूटामेट हो गया, और सिंस इनके पास कार्बोक्सिलेट ग्रुप होता है जिसके ऊपर मतलब ऑक्सीजन विद अ नेगेटिव चार्ज, तो देयरफॉर दे कैन इंटरेक्ट विद ऑल द पॉजिटिव ग्रुप्स, जैसे कि अमाइनो ग्रुप हो गया या फिर कोई और अमाइनो एसिड जैसे कि लाइसिन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, उनके साथ ये इंटरैक्ट कर सकते हैं। सो ये हमारे पास चार फोर्सेस थी, डाइसल्फाइड बॉन्ड, hydrophobic interaction, hydrogen bond, and then ionic interactions, which are actually responsible for maintaining या for stabilizing the tertiary structure of protein, right? Okay. अगर हम प्रोटीन फोल्डिंग की बात करें तो प्रोटीन फोल्डिंग के अंदर वी हैव, अब जैसे प्रोटीन जो सी है वो मैसेंजर आरएनए से बनती जाती है, तो उस प्रोटीन की जो सी है वो अपने आप अपनी शेप को एज्यूम करती जाती है। प्रोटीन इस चीज़ का इंतजार नहीं करती कि जी मैं पूरी बन जाऊंगी तो उसके बाद मैं फोल्ड होंगी, क्योंकि हमारे पास सेल के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि प्रोटीन की फोल्डिंग जो सी है उसको फोल्ड होने से पहले डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, ठीक है। वी हैव पेप्टाइडेजेस जो कि मौजूद हैं, जो कि रिकग्नाइज करते हैं कि जी ये प्रोटीन जो सी कहाँ से आ गई, क्योंकि कोई एंटीजन भी अगर आती है तो वो प्रोटीन की फॉर्म के अंदर ही होती है, कोई एलर्जन भी आता है प्रोटीन की फॉर्म के अंदर ही होता है। तो ये हमारे पास जो प्रोटीन्स होती हैं जैसे जैसे ये बनती जाती हैं वैसे वैसे विद इन सेकेंड्स टू मिनट ये अपनी जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी इन स्ट्रक्चर्स को एज्यूम करती जाती हैं, ठीक है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर नंबर 1 के अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन, खैर ये तो पूरी बन गई है, और उसके बाद इसने अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स की शेप ले ली है, और उसके बाद थर्ड स्टेप के अंदर डोमेन्स की फॉर्मेशन हुई है। डोमेन्स के अंदर क्या मौजूद है, प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर और सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर जिसके अंदर हमारे पास मोटिव्स थे वो कंबाइन किए उन्होंने, हमारे पास डोमेन्स बना लिए, और उसके बाद फोर्थ स्टेप के ऊपर फाइनली हमारे पास विद इन सेकेंड्स या फिर विद इन मिनट्स ये फाइनल जो प्रोटीन है ये अपनी स्ट्रक्चर को समझने के एज्यूम कर लेती है, ठीक है। अच्छा, अब प्रोटीन जो सी है वो डीनेचर भी हो सकती है, यहाँ पर बॉन्ड मौजूद है, हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है, आयनिक बॉन्ड मौजूद है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ये तमाम डीनेचर हो सकते हैं। जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन के जब ये सेकेंडरी देखिए टर्शरी और उसके बाद प्राइमरी ये स्ट्रक्चर है, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्सेस हैं जो कि इनको डाइसल्फाइड बॉन्ड के अलावा जितने भी फोर्सेस हैं वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस हैं, तो कोई भी वहाँ पर डीनेचरिंग एजेंट क्या कर सकता है, जैसे कि हीट हो गई, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हो गए, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस डाल दिया या डिटर्जेंट डाल दिया, या फिर हमने बहुत से इसके अंदर कोई हैवी मेटल के आयंस डाल दिए, तो वो क्या करेंगे, इसको डीनेचर कर देंगे, ठीक है। आइडियल कंडीशन के अंदर क्या होता है कि अगर प्रोटीन जो सी है उसको डीनेचर कर दिया गया किसी वजह से, तो वो डीनेचरिंग अगर एलिमेंट को निकाल दिया जाएगा तो वो प्रोटीन वापस रीनेचर हो जानी चाहिए आइडियल कंडीशन के अंदर। लेकिन नॉर्मली अगर एक प्रोटीन डीनेचर हो जाए तो वो रीनेचर अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर नहीं आती, और वो इनसॉल्युबल हो जाती है और प्रेसिपिटेट की फॉर्म के अंदर बाहर आ जाती है। जब आप लोग डीएनए एक्सट्रैक्शन करोगे बायोकेमिस्ट्री में तो नहीं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर आप लोग जब या सेल बायोलॉजी के अंदर भी आप डीएनए एक्सट्रैक्शन करोगे तो वहां पर एक स्टेप आता है जिसके अंदर जो सैंपल होता है उसके अंदर एक डीनेचरेंट डालते हैं, ठीक है, सी टैप के नाम से एक डिटर्जेंट आता है, वो डालते हैं, तो वो क्या करता है जितनी प्रोटीन्स होती हैं उनको डीनेचर कर देता है और वो प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म के अंदर ऊपर आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज है शैपरॉन्स, ठीक है, चैपरॉन लिखा हुआ लेकिन दीज आर कॉल्ड एज शैपरॉन्स। शैपरॉन्स को हम, ये स्पेशलाइज्ड ग्रुप है जी प्रोटीन का, और इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है इन फोल्डिंग ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। इनको हीट शॉक प्रोटीन्स भी कहा जाता है, एंड दीज एक्चुअली इंटरैक्ट विद द पॉलीपेप्टाइड्स। जब हमारे पास प्रोटीन की फोल्डिंग हो रही होती है, मतलब जब प्रोटीन्स की फॉर्मेशन हो रही होती है, मैसेंजर आरएनए से वो बन रही होती हैं, तो ये शैपरॉन्स क्या करते हैं, जाके उनको असिस्ट करते हैं, या तो उनको अटैक करने वाले एंजाइम से बचाते हैं,
या फिर उनको मिस फोल्ड होने से बचाते हैं, या उनको पकड़ के रखते हैं कि वो किसी गलत किस्म की कन्फर्मेशन के अंदर अपने आप को फोल्ड ना कर लें, ठीक है। और कुछ हमारे पास होते हैं जो कि इनको इनकी मतलब करेक्ट फोल्डिंग के अंदर इनकी हेल्प करते हैं, राइट। सो दिस इज अबाउट chaperones. कल हम लोग इंशाल्लाह करेंगे जी क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, एंड देन आई विल आल्सो टेक योर क्वेश्चंस रिगार्डिंग टुडेज लेक्चर टुमारो, ठीक है। तो आप लोगों ने करना क्या है कि क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल होगी, MS Teams के ऊपर अवेलेबल होगी, यू आर गोइंग टू गो थ्रू दिस लेक्चर 1 or 2 times, और कल इंशाल्लाह बेटे हमारी क्लास जब भी हो, आई होप कि बिजली का इशू ना हो। वैसे तो मेरा लैपटॉप अब चार्ज है, लेकिन सिंस आई वर्क एट नाइट तो फिर इस वजह से कभी बैटरी ड्रेन भी हो जाती है। सो इफ आई डोंट हैव दैट एनी इशू, इंशाल्लाह हमारी क्लास कल 1 बजे होगी। पहले आई एम गोइंग टू टेक क्वेश्चंस रिगार्डिंग टुडेज लेक्चर, और कैरेटिन के बारे में मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया है कि कैरेटिन what you have to learn about, आपने क्या करना है जी, कैरेटिन डाइसल्फाइड बॉन्ड, रोल ऑफ सिस्टीन रेजिड्यूज, और हेयर का जो टेक्सचर है इसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये आप लोगों ने मुझे कल बताना है। ओके क्लास, ओके क्लास, यस मैम, ओके। रिपीट कर दें। ओके मैम। ओके गुड, ठीक है बेटे। मैंने आप लोगों को किसी ने मुझे बोला है कि जी आप रिपीट कर दें। बेटे आप लोगों ने एक तो ये कि जो आज का लेक्चर हुआ है आपने बेटे 2-3 दफा इसको सुनना है, अगर इससे रिलेटेड, क्योंकि ये आपके टर्मिनल के अंदर आएगा, राइट। अमाइनो एसिड से हमने स्टार्ट करना है, और जब हम जो चीज हम एंड तक पढ़ेंगे वो आपके टर्मिनल में आएगी। तो आप लोगों ने इसको पढ़ के आना है बेटे। इसमें से जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपने बनाने हैं, मुझसे पूछने हैं। सेकंड, मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों को एक ऑरल सी असाइनमेंट दी है कि आपने बताना है जी कैरेटिन हमारा जो हेयर का टेक्सचर है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है। कैरेटिन, उसके अंदर मौजूद डाइसल्फाइड बॉन्ड और हेयर स्ट्रक्चर। ओके, ये मैंने आपको हिंट्स दे दी है, इसके बारे में आपने रिलेशनशिप आपने मुझे बताना है। ओके, सो इंशाल्लाह आई विल सी यू टुमारो। आज की क्लास हम खत्म करते हैं। थैंक यू ऑल फॉर कमिंग। सो आई मीन मेरी वजह से बहुत लेट हो गए आप लोग, लेकिन थैंक यू ऑल फॉर कमिंग। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।